अध्यक्ष महोदय, आपने इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं तहे दिल से आपसे कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपके इस निमंत्रण से मैं आश्चर्यचकित हुआ हूं। यह मुझे स्वीकार ही करना होगा। मुझे लग रहा था कि मेरे भी पहले 20-22 मेंबर इस पर अपने विचार रखने वाले हैं और मेरा नंबर भी आएगा तो कल ही आएगा, और मुझे अच्छा भी लगा होता, इसलिए कि आज मैं बगैर तैयारी के यहां उपस्थित हूं। ऐसे बेशकीमती अवसर और बहुमूल्य विषय पर मुझे अपना भाषण पूरा करना है। इसके अलावा आपने मुझे इसके लिए केवल 10 मिनट का समय दिया है। इतनी समय अवधि में मैं इस प्रस्ताव को कैसे न्याय दे पाऊंगा मुझे समझता नहीं। फिर भी इस विषय के परिप्रेक्ष्य में मुझे क्या लगता है, मैं कम से कम शब्दों में इसे रखने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, कल से इस प्रस्ताव पर बहस जारी है। उस आधार पर इस प्रस्ताव को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा जो विवादास्पद है और दूसरा हिस्सा जो अविवादित है। जो हिस्सा अविवादित है वो इस प्रस्ताव के 5 से 7 क्रमांक के परिच्छेद में ग्रंथित है। इस परिच्छेद में देश के भावी संविधान का उद्देश्य स्पष्ट है। यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने रखा है, और पंडित नेहरू एक जाने माने समाजवादी है। यह अविवादित हिस्सा है, फिर भी पंडित नेहरू जैसे प्रसिद्ध समाजवादी व्यक्ति ने यह प्रस्ताव रखा, जिससे मेरी घोर निराशा ही हुई है। इस प्रस्ताव के आगे भी वो बढ़ेंगे ऐसी मेरी अपेक्षा थी। इतिहास का छात्र होने के कारण यह प्रस्ताव कोई भी पढ़ लेता है तो सबसे पहले उसे फ्रांस की संविधान सभा में घोषित मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र का स्मरण होता है। मानवीय अधिकारों का एक घोषणा पत्र और उसमें ग्रंथित तत्व 450 साल बाद भी मानवीय मानसिकता का अभिन्न अंग बन चुकी है। मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि यह तत्व विश्व भर के सुसंस्कृत राष्ट्रों के आधुनिक मानवीय मानसिकता का अभिन्न अंग हो चुकी है। तो अपना देश जो सनातन है, इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। अपना देश पुरातन है, देश की सामाजिक संरचना परंपरागत है। ऐसे राष्ट्र में इन तत्वों को अस्वीकार करने वाला ढूंढकर भी नहीं मिलेगा। इसलिए इन तत्वों का फिर से उल्लेख करना मुझे अनुचित लगता है, इसलिए कि यह तत्व हमारे पवित्र विचारों का अधिष्ठान करके स्थापित हुए हैं। इसलिए उन्हें फिर से हमारी तत्व प्रणाली का हिस्सा करके घोषित करना अनावश्यक एवं अप्रस्तुत है। इस प्रस्ताव में मुझे कुछ कमियां नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रस्ताव में कुछ अधिकारों की घोषणा की गई है, फिर भी उनकी सुरक्षा के हेतु कोई ठोस उपाय योजनाओं के बगैर अधिकारों का कोई मोल नहीं होता। क्योंकि जब लोगों के अधिकारों का हनन होता है तब केवल प्रावधानों के आधार पर उसके खिलाफ कोई न्याय नहीं मांग सकता। इतना ही नहीं, लोगों के जीवित, वित्त और स्वतंत्रता के अपहरण कानून प्रक्रिया के सिवा करना आसान नहीं। इसके अलावा इस प्रस्ताव में
सर्वमान्य उपाय योजनाओं का उल्लेख नहीं है। इन मूलभूत अधिकारों को कानून एवं नीति तत्वों के अधीन किया गया है। और कानून यानी क्या, नीति तत्व यानी क्या, तो उस समय सरकार ठहराएगी वो कानून, सरकार ठहराएगी वो नीति मूल्य। और ये बात तत्कालीन सरकार या प्रशासन के स्वाधीन की गई तो एक प्रशासन एक समय में एक धारणा को मान्यता देगा, तो दूसरा प्रशासन दूसरी धारणा को मान्यता देगा। और ऐसे में इन मूलभूत अधिकारों की स्थिति क्या होगी ये कोई नहीं बता पाएगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ प्रावधान आर्थिक, सामाजिक एवं राजकीय न्याय के परिप्रेक्ष्य में है। अगर इस प्रस्ताव के पीछे सत्य एवं ईमान होगा और ये तत्व इस प्रस्ताव के साथ होंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। इस प्रस्ताव से मेरी अपेक्षा थी कि राज्यों को आर्थिक, सामाजिक एवं राजकीय न्याय के तत्व एवं संकल्पनाओं का वास्तव में लाने के लिए कुछ प्रावधान उनके द्वारा दिए जाएंगे। इसलिए मुझे अपेक्षा थी कि इस देश में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्रतिष्ठापना के लिए एग्रीकल्चर एवं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, ऐसा खुले तौर पर इसमें उल्लेख किया जाएगा। भावी सरकार इस देश में सामाजिक, आर्थिक एवं राजकीय न्याय की प्रतिष्ठापना करना चाहती है, किंतु इस देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी व्यवस्था नहीं रहेगी। तब तक ये सरकार क्या करेगी ये मैं नहीं जानता। फिर भी इस प्रस्ताव के प्रावधानों के उद्घोषों को मेरा कोई निजी विरोध नहीं है, फिर भी इस प्रस्ताव ने मेरी निराशा की है। गहरे परीक्षण के पश्चात मुझे कहना था, मैंने कह दिया। अब यह विषय मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अभी मैं प्रस्ताव के प्रथम हिस्से की ओर मुड़ता हूं। इस हिस्से में प्रस्ताव के प्रथम 4 परिच्छेद सम्मिलित हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, सभागार में इस प्रस्ताव पर जो बहस हुई ये विवाद का हिस्सा बन चुका है। और यह विवाद गणराज्य इस शब्द से अधिक केंद्रित है, ऐसा मुझे लगता है। 4थे परिच्छेद में ग्रंथित सार्वभौमत्व लोगों से हासिल होगा, इस वाक्य से केंद्रित हुआ है। और यहां पर ही मेरे मित्र डॉक्टर जयकर ने मुस्लिम लीग के अनुपस्थित रहने पर उठाया था कि इस प्रस्ताव पर चर्चा करना अनुचित होगा, इस मुद्दे पर विचार करना सही नहीं होगा। और महोदय, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस महान देश के भावी सामाजिक, राजकीय एवं आर्थिक ढांचे को अंतिम रूप देने वाली भावी उत्क्रांति के परिप्रेक्ष्य में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मैं जानता हूं कि हम सब राजकीय, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से बटे हुए हैं। हम सब युद्धस्थ प्रतिस्पर्धी गुटों में विभाजित है। और मैं ऐसा भी कहूंगा कि मैं भी किसी प्रतिस्पर्धी गुट का एक नेता हूं। किंतु महोदय, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर समय और स्थिति दोनों भी अनुकूल रही तो मेरा दृढ़ विश्वास है, और मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे राष्ट्र को एकात्म होने से रोक नहीं सकती। हमारी सभी जाति पंथ के साथ किसी भी रूप में हम एक संघ लोग हैं, इस बारे में मुझे कोई संदेह नहीं। भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग ने आंदोलन खड़ा किया, ऐसा सुनने में आया है। मैं इस बारे में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। ऐसा होगा, फिर भी मैं कहूंगा कि एक दिन ऐसा आएगा उन्हें सत्य के दर्शन अवश्य हो। वे सच्चाई से अवगत होंगे और सोचेंगे कि एकात्म अखंड भारत ही
उनके लिए अधिक लाभदायक है। अंतिम ध्येय के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगा कि किसी के भी मन में किसी प्रकार का डर या संदेह नहीं होना चाहिए। हमारी समस्या अंतिम भविष्य के परिप्रेक्ष्य में नहीं होनी चाहिए। विविधता से युक्त इस समाज को सभी को समान निर्णय के प्रति, ध्येय के प्रति कैसे लेकर जाना है, यह हमारी सही समस्या है। विविधताओं से युक्त एक समाज एकात्मता की ओर कैसे बढ़ेगा, यह हमारी समस्या है। अंतिम ध्येय हमारी समस्या नहीं। इस ध्येय की ओर बढ़ने के लिए प्रारंभ कैसे करें, यह हमारी प्रमुख समस्या है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमें लगता है कि स्वेच्छा से हम एक दूसरे के दोस्त हो, इस रास्ते पर इस देश की हर एक पार्टी या अन्य घटक या पक्ष चलना चाहिए, और जो लोग इस रास्ते पर चलना नहीं चाहते, उनमें जो पूर्वग्रह है उन्हें सहूलियत मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी गुजारिश है। मेरी आपसे विनम्र अपील है, सभी घोषणाओं को थोड़ी देर के लिए अलग रखकर जो शब्द लोगों को डराते हैं, उन शब्दों को दूर रखें। विरोध करने वालों को भी विश्वास में लेकर उन्हें आमंत्रित करें और एकात्म अखंड भारत के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें बाध्य करें।